अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस वक्त जब हम आपके साथ डिबेट कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल्स पर थोड़ी देर बाद अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ कोई मामूली घटना नहीं होती, बल्कि बहुत बड़ी घटनाक्रम दुनिया भर के लिए होता है। पूरी दुनिया की इस पर निगाह होती है। हम आज ये डिबेट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से अमेरिका में, दुनिया में और अपने देश यानी भारत में के साथ उनके संबंध और असर, इन सब मसलों पर खुली चर्चा को आमंत्रित करते हैं। बहनों भाइयों, कैपिटल हिल्स की घटना के बाद किसी ने ये सोचा नहीं था और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया भर ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप का कैरियर ख़त्म हो गया। अब वो कभी अमेरिका की राजनीति में सिर उठाने लायक भी नहीं रहेंगे। बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई, लेकिन समय लौट कर आता है। डोनाल्ड ट्रंप लौट कर आए व्हाइट हाउस। पिछले साल जब उनकी नवंबर में ज़बरदस्त जीत हुई थी, उस वक्त लोगों ने अनुमान भी नहीं लगाया था और सारे सर्वे धराशायी हो गए थे और कमला हैरिस बहुत बुरी तरह से डेमोक्रेट्स परास्त हुए थे। रिपब्लिकन की ये हाहाकारी जीत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अमेरिका बटा नहीं, बल्कि अमेरिका अब संगठित हुआ है और अपने हितों को लेकर वो ज़्यादा चिंतित रहने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जिसे कहा जाता है मीडिया में, उसकी धारणा को बहुत मजबूत किया है। अमेरिका अब तक इंटरनेशनल इश्यूज़ पर ज़्यादा वोटिंग करता था बजाय कि डोमेस्टिक इश्यूज़ के, लेकिन ट्रंप के आने से प्राउड अमेरिकन्स की जो एक अपनी एलीट क्लास है, उसने ये दिखा दिया कि अमेरिका अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, वो अपने हितों की रक्षा के लिए ज़्यादा फिक्रमंद होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है, भले ही आपने मीडिया में तमाम खबरें पढ़ी हों कि रेसिज्म बहुत बढ़ गया है, वाइट और ब्लैक की बातें बहुत होती हैं, भेदभाव होने लगे हैं, लेकिन बहनों भाइयों, अमेरिका में ये है, सही बात है कि नस्लीय भेदभाव हैं, लेकिन ट्रंप की जीत एक तरफा रही है। लिहाजा ये मैंडेट जो उन्हें मिला है वो पूरे अमेरिका का मैंडेट है और ट्रंप की जीत के बाद अब कई चीज़ें दुनिया में बदलने वाली हैं। ट्रंप कोई ओबामा या बाइडेन की तरह कोई स्थिर विचार, स्थिर नीतियों वाले स्थित प्रज्ञ व्यक्ति नहीं है, स्टेटस को वाले नहीं है। वो निर्णय लेने वाले हैं। नीतियों पर उनकी अपनी एक स्पष्ट धारणा है। उस धारणा के कई चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जब वो शपथ लेंगे तो शपथ लेने के बाद उन्होंने ये तय किया है कि 3 दिन के अंदर वो 200 एग्जीक्यूटिव आर्डर्स जारी करके दुनिया भर में खलबली मचाएंगे और 1 दिन के अंदर उन्होंने जो वायदा किया 59 आर्डर जारी करेंगे। और शपथ के पहले ही आर्डर जारी कर दिया, टिकटॉक वाला आपने देखा होगा, कि उसको बैन नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में तो 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। जो उनका सबसे बड़ा वायदा जो उन्होंने चुनाव के दौरान किया, रूस और यूक्रेन का युद्ध 24 घंटे में ख़त्म करा दूंगा, पॉइंट नंबर 1। ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, रूस और यूक्रेन का युद्ध ख़त्म करना। शपथ के पहले उनको सफलता मिली जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो गया, होस्टेज एक्सचेंज होने लगे और एक सीज फायर पर शपथ लेने के पहले पहुंच गए। तो ये वायदा तो ऑलमोस्ट डन। अब रूस और यूक्रेन पर दुनिया भर की निगाहें हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति का वायदा कोई हल्की बात नहीं होती। बहनों भाइयों, रूस जैसे ताकतवर मुल्क को भी अमेरिका के सामने तो अपने चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने डिसाइड कर लिया 24 घंटा, मतलब 24 घंटा ही होता है, उस पर परिवर्तन करना पड़ेगा। अब जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है, जिसमें मैं 2 बातें सिर्फ कहना चाहता हूँ। भारत का परिप्रेक्ष्य 2-3 मुद्दों से है। पहला, जो इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन है, तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख अवैध अप्रवासी वहाँ पर अमेरिका में रहते हैं, जिन्हें ट्रंप ने वायदा किया था कि इनको सबको डिपोर्ट करेंगे, भगाएंगे यहाँ से, जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, और अधिकांश तादाद उसमें भारतीयों की। क्या अगर ये सब भगाए जाने लगेंगे, कोई डिपोर्टेशन की पॉलिसी बनेगी? फ्लोरिडा ने कहा है हम तो तुरंत तैयार हैं करने के लिए, बस शपथ हो जाए।
तो क्या अवैध अप्रवासियों को चिन्हित करके उन्हें वहाँ से निकाला जाएगा? एक बड़ा मेजर इशू होगा अमेरिका के लिए, दुनिया भर के लिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो विषय इन दिनों चर्चा में है, H1B वीज़ा का। ये वीज़ा जो है वो दरअसल पेशेवर लोगों को मिलता है, एक्सपर्ट्स को मिलता है, जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर, एक्सपर्ट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बहुत ही प्रोफेशनल लोग या बड़े जानकार लोगों को H1B वीज़ा दिया जाता है, जिसे हम पेशेवर वीज़ा के तौर पर मानते हैं। इसमें वहाँ रहने और काम करने की एक सर्टेन टाइम तक इजाज़त होती है। तो H1B वीज़ा जो भारत के पेशेवर लोगों को मिलता था, ट्रंप ने उसमें पहले भी बहुत बड़ी कटौती की थी और अभी भी एलन मस्क और इनकी टीम ज़बरदस्त एडवोकेसी कर रही है कि H1B वीज़ा को कम कर दिया जाए और ज़्यादातर रोजगार केवल अमेरिकन्स को मिले। तो वो होता है तो सबसे बड़ा झटका लगेगा इंडियंस को, भारतीयों को। क्यों? क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी तादाद H1B वीज़ा में अमेरिका जाती है और वहाँ वो जॉब करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी को मुफ्त में जॉब देता है। इंडियंस बहुत काबिल हैं, बहुत ही योग्य हैं और अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेरिकन IT सेक्टर, अमेरिकन ऑटोमोबाइल, अमेरिका के जितना कुछ भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा योगदान इंडियंस का है। लेकिन वहाँ एक माहौल बनाया जा रहा है कि साहब ये H1B वीज़ा पे आते हैं और हमारे मौक़ों को ये खा जाते हैं, हमारे अवसरों को खा जाते हैं और हमारी जगह ये नौकरी कर रहे हैं। तो उसको कम करने की बात है। अगर ये कम हुआ तो ये इंडियंस के लिए ठीक नहीं माना जाएगा। तीसरा विषय, जिस तरह से कनाडा पर टैक्सेशन के इशूज़ को उन्होंने रेज किया है और कहा है कि हम इस पर टैक्स इम्पोज करेंगे शपथ लेने के बाद। और एक बार 2020 में ट्रंप ने ये बात कही थी हार्ली डेविडसन की बाइक को लेकर कि भारत हमसे जो माल मंगाता है उस पर तो खूब टैक्स लगाता है, लेकिन उसका जो हमारे यहाँ आता है वो सस्ते में चाहता है। तो अगर कहीं इसको बैलेंस करने की वजह से हम पर टैरिफ इम्पोज किया गया तो देन इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? और अमेरिका के साथ रिश्ते ऐसे होते हैं बहनों भाइयों, जो किसी मुल्क से रिश्ता नहीं है, डॉलर उन्हीं का है। दुनिया भर की इकोनॉमी डॉलर पे चलती है। डॉलर अगर प्रभावित हुआ और अमेरिका की नीति प्रभावित हुई तो कोई भी कितना ताकतवर मुल्क हो उसकी व्यवस्थाएं प्रभावित हो ही जाती हैं। इसलिए अमेरिका को कोई इग्नोर करने की स्थिति में अभी कोई मुल्क नहीं है। हैं भी तो उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत को बहुत समझदारी से ज़रूरत है, क्योंकि चीन, रूस और अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमें डिप्लोमेटिक सेक्टर पे बहुत ही अब संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका में अब डिप्लोमेट्स नहीं, रिपब्लिकन की सरकार है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप है वहाँ पे। तो कुछ बयान सुने आप, फिर आज बहुत विस्तृत चर्चा, सारगर्भित चर्चा और इंडियन इंटरेस्ट भी हम इसमें तलाशने की कोशिश करेंगे। We're going to stop the invasion of our borders. We're going to reclaim our wealth. We're going to unlock the liquid gold that's right under our feet, liquid gold. We're going to bring back law and order to our cities. We're going to restore patriotism to our schools, get radical left, woke ideologies the hell out of our military and out of our government. And we are going to make America great again. यही वो नारा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, जिसने अमेरिका में राजनीतिक क्रांति कर दी है। बहनों भाइयों, आज की डिबेट में डॉक्टर समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अजय प्रकाश फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, संजीव श्रीवास्तव जी हमें इस परिचर्चा में दिल्ली से सम्मिलित हो रहे हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं डिफेंस और फॉरेन मामलों के, और PTI के स्पेशल डिप्लोमेटिक करेस्पॉन्डेंट ऋषिकेश कुमार हमें सीधे ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेन जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं ऋषिकेश कुमार जी का रुख करता हूं और वो इस मामलों के बहुत एक्सपर्ट हैं, स्पेशली अमेरिकन मामलों को। ऋषिकेश जी, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अब से थोड़ी देर बाद ट्रंप की शपथ होने जा रही है, उनका दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आपसे भारतीय हितों के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहता हूं, हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं? देखिए,
जो अब तक जिस तरीके का ट्रंप का कैंपेन रहा है, दो मुख्य बातें, क्योंकि अमेरिकी चुनाव मैंने जब कवर किया ऑलमोस्ट 20 दिन वाशिंगटन डीसी से लेकर के फ्लोरिडा बाय रोड ही मैंने वहाँ का चुनाव कवर किया था, तो जो वहाँ जो दो मुख्य मुद्दे थे, महंगाई को लेकर के लोग परेशान थे, जो और दूसरा बेरोजगारी, ये दोनों मुद्दे ट्रंप का कोर इशू है। और उसी से जुड़ा है जो आप टैरिफ की बात कर रहे थे अभी की, वो टैक्स लगाएंगे, इंपोर्ट जो ड्यूटी की बात करते हैं कि हम तो सस्ते में आपका माल खरीद लेते हैं और हमारे सामान के ऊपर में आप ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। और दूसरा इमिग्रेशन का जो इशू है कि अधिक जो भारतीय हैं या चीन के लोग हैं उनको ज़्यादा रोजगार मिलता है। तो ट्रंप ने जो कोर इशू थे वहाँ के लोगों का, उसके आधार पे वो चुनाव जीते। और अब जब क्योंकि अब वो शपथ ले रहे हैं तो उसको जब स्थापित करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन में निश्चित तौर पर एक चुनौती है भारत के लिए कि जो हम चाह रहे थे कि ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारा हिस्सा बढ़ता चला जाए। हमारा एक, क्योंकि अमेरिका में अगर आप देखें निर्यात तो 120 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का होता है, हमारा बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। तो वहाँ पे हमें कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका पॉजिटिव पहलू भी है जिसमें कि अगर कुछ हमारे ऊपर कड़ाई होती है, हमारे ऊपर टैरिफ की बात होती है, टिट फॉर टैट की बात जो ट्रंप कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो शायद वो शॉर्ट टर्म में हमें लगेगा कि ये हमारे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो हमारे जो सामान हैं वो अगर ग्लोबल मार्केट में सस्ते और अच्छे होंगे तो हमारा निर्यात बढ़ेगा ही। तो चैलेंजेस के साथ अपॉर्चुनिटी भी है जो ट्रंप हमारे सामने पेश कर रहे हैं। दूसरा जो इलीगल इमिग्रेशन की बात है, बहुत मुमकिन है कि वहाँ से बहुत सारे भारतीयों को डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये किसी से छुपा नहीं है कि हाल के वर्षों में भारतीय इलीगल रूट के जरिए जहां से मैक्सिको रूट अमेरिका में प्रवेश कर रहे थे तो उनको वापस किया जाएगा, क्योंकि जी बिल्कुल। तो अपने कोर इशू को तो ट्रंप नहीं छोड़ने जा रहे हैं। तो दो मुख्य चुनौतियां हैं यहाँ पे, लेकिन साथ साथ हमारे लिए एक मौका भी है और शायद उस मौके को ऋषिकेश जी, मैं कुछ चीजों में स्पष्टता राजनीतिक मसलों पे समझना चाहता हूं कि ट्रंप का पहला कार्यकाल, उनका हमारे प्राइम मिनिस्टर से बड़े निजी ताल्लुकात और बड़ी वाइब्रेंसी थी, बड़े डायनेमिक थे और बड़े ही पॉजिटिव वाइब्स दोनों की तरफ से थी। ट्रंप का जो ये दूसरा कार्यकाल है, थोड़ा सा रिश्तों में ठंडापन दिख रहा है अमेरिका की तरफ से या ट्रंप की तरफ से। क्या आप ये बात महसूस करते हैं और उसका हमारे हितों पे कोई प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, ठंडापन आप इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तैयारियां हो रही है। बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द दोनों देशों के नेताओं के बीच में मुलाकात होगी। बहुत मुमकिन है कि 2 या 3 महीने का ही फासला होगा। तैयारियां हैं, दोनों सरकारों की तरफ से तैयारियां हैं। अगर आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो जो भारत के हितों की बात करने वाले लोग हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि रिश्ते जो है वो रिश्तों में ठंडापन आया है। कुछ चीज़ें जो हमने पहले टर्म में कुछ कारणों से हमें अगर दिक्कत हुई होगी इस दौरान बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान में, अब शायद उस पर हमने भी तैयारियां की है, ट्रंप की तरफ से भी तैयारियां हैं। ठंडापन नहीं है, बिल्कुल ठंडापन नहीं है। अगर जयशंकर वहां पे गए हैं तो आप देखिए कि वहां पे जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो हो रही है, यानी जो भारत के मुद्दे हैं क्वाड को प्रमुखता दी जा रही है और क्वाड में निश्चित तौर पर भारत के जो हित हैं वो थैंक यू ऋषिकेश जी, ठंडापन नहीं प्लीज हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। मैं डिबेट को आगे बढ़ाना चाहता हूं और भारत की रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। समीर सिंह जी, शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति ट्रंप की दूसरा कार्यकाल शुरू होने जा रहा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में और भारतीय हितों के परिप्रेक्ष्य में आप क्या ओपिनियन रखते हैं कि हमें किस पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और आपकी तैयारी क्या है? देखिए ब्रजेश जी, एक तो आज वो शपथ लेने जा रहे हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई देते हैं। हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जी, सब लोगों ने उनको बधाई दी है। और निश्चित रूप से आप जब देखेंगे तो हमारे रिश्ते उनसे अच्छे रहे हैं। माननीय मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और दुनिया के देशों में, दुनिया की जब बात हम करते हैं उसमें अमेरिका भी आता है, ब्रिटेन आता है, इंग्लैंड आता है, कनाडा आता है। जिन जगहों पर आपने देखा है बहुत सारे देश ऐसे हैं, जर्मनी है, जापान है, रूस है।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के 2014 में शपथ लेने के बाद, देश के प्रधानमंत्री के बनने के बाद 10 सालों के अंदर आपने देखा होगा माननीय मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, उस फॉरेन पॉलिसी के नाते भारत का स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर ऊंचा हुआ। ट्रंप निश्चित रूप से जिस देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिस देश में चुना जाता है, वो स्वाभाविक रूप से वहाँ के लोगों की बात करता है और वहाँ की भलाई की बात करता है। किसी भी देश की इकोनॉमी, सुरक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य के बारे में उस सरकार का और उस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चिंता करना वहाँ का काम। 2-3 बातें मैं इसमें कहना चाहता हूँ। एक तो रूस और यूक्रेन और हमास और इजराइल के युद्ध के बारे में आपने देखा होगा, ट्रंप का भी आग्रह है कि ये बंद होना चाहिए और माननीय मोदी जी भी पूरी दुनिया के अंदर कई बार इस विषय को उन्होंने उठाया और आपने देखा होगा इसका उदाहरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया कि बातचीत करके जब यूक्रेन के अंदर भारतीय छात्र फंसे थे तो उन्होंने रसिया और यूक्रेन दोनों से बात किया, और पिछले दिनों भी वो दौरे पर जब गए थे तो रसिया और यूक्रेन दोनों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलके उनसे बात करके कहीं ना कहीं इसका समाधान निकालने का तलाश किया था। और मैं ये बड़े फक्र के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश इस स्थिति में है कि आज दुनिया के अंदर वो लोगों से बात करके भारत और शांति और अमन की बात कर रहा है। पहला जो प्रश्न आया है कि H-1B वीज़ा, जो पेशेवर लोगों को वीज़ा मिलता है, इसमें बड़े पैमाने पर अमेरिका में कटौती हो रही है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसमें और भी कटौती लाएगा। ये भारतीयों के लिए अच्छी खबर नहीं है, तो आपकी सरकार इसके लिए क्या एफर्ट करेगी? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, इसमें कोई अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। अभी सरकार एक नई बन रही है, वहाँ हमारी सरकार बातचीत का रास्ता खुला रहता है, बातचीत होती है, कई चीज़ों पर समाधान बातचीत के द्वारा तलाशा जाता है और निश्चित रूप से भारत के हित में फैसले होंगे और भारत का हित रहेगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप की भाषण को सुनाया। देखिए 2-3 बातें उन्होंने बहुत अच्छी कही है। एक तो अपने भाषण में उन्होंने कट्टरपंथी और वामपंथियों के बारे में चर्चा की। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर जो संघर्ष है कट्टरपंथियों के द्वारा, उससे अमेरिका भी परेशान है और उससे दुनिया के बहुत सारे देश हैं। अभी आपने उसका उदाहरण कनाडा के अंदर देखा है। एक सरकार गई है, वो सरकार किस प्रकार की एक्टिविटी कर रही थी, उसे क्यों जाना पड़ा, ये लंबा विषय है, फॉरेन पॉलिसी है, बहुत सारी चीज़ें हम चैनल पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कि अवैध अप्रवासी जो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसे हुए हैं, करीब 1 करोड़ 10 लाख हैं और उसमें बहुत बड़ी संख्या भारतीयों की है। अब उन सबको वहाँ से निकाला जाएगा, आप इंटरवीन करेंगे? मतलब आपकी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार कोई दखल देगी वहाँ पे, इस मामले पर कुछ आग्रह करेगी कि उनको रुकने दिया जाए, या फिर डिपोर्ट करेंगे तो आप वापस लेने को तैयार हैं? नहीं ब्रजेश जी, देखिए किसी भी देश से, मैंने कहा कि अभी कहना जल्दी होगा, वो क्या पॉलिसी बनाते हैं, क्या प्रोसेस अपनाते हैं, हमारा विदेश मंत्रालय उनसे बात करता। बहुत सारे संकट के ऐसे विषय आते हैं जिन पर हमारा विदेश मंत्रालय बातचीत करके उसका समाधान निकालता है। लेकिन मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारत का हित सर्वोपरि है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत का हित दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और दुनिया के अंदर भारत एक अलग स्थान बना रहा है, जिसके लिए हम सबको मोदी जी को धन्यवाद करना चाहिए और मोदी जी की पॉलिसी को और मोदी जी के प्रयास को बधाई देना। बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे को बुलाता हूँ। भारत में जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस कमेटी, उसके प्रवक्ता हैं डॉक्टर उमाशंकर जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ होने जा रही है और अब आज से वो आधिकारिक रूप से ट्रंप राष्ट्रपति हैं। आप किस तरह की उम्मीदों का आकलन करते हैं और आप क्या महसूस करते हैं जिस तरह का आक्रामक प्रचार अभियान और चुनावी वायदे रहे हैं, उसमें तमाम भारतीय हित टकरा रहे हैं? जी ब्रजेश जी, देखिए विदेश का मामला है तो निश्चित रूप से जो भारत सरकार विदेश नीति के तहत तय करती है, विपक्ष भी भारत के सरकार के साथ पहले भी खड़ी रही है और अब भी खड़ी रहेगी। लेकिन तमाम ऐसी बातें हैं जो ये सोचने मतलब मोदी जी जो फैसला लेंगे आपको मंजूर है? बिल्कुल, मोदी जी जो विदेश नीति तय करेंगे विपक्ष उनके साथ रहेगा। लेकिन तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि मोदी जी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने विदेश नीति चलाई, उससे देश को नुकसान हुआ है। हमारे तमाम पड़ोसी देश हमारे दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देश हमको आंख दिखाने लगे। कनाडा से हमारे संबंध कितने खराब हो चुके हैं हम जानते हैं। रसिया जैसे पारंपरिक मित्र हमारे, उनसे भी हमारी दूरियां बढ़ी हैं और चाइना हमारा पहले से दुश्मन रहा है। आपने अपने संबोधन में कहा
कि मोदी जी और उनके रिश्ते बड़े अच्छे थे, दोनों मित्र थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारे बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी को गंगा मैया ने तो बुलाया, लेकिन ट्रम्प फ्रेंड डोनाल्ड ने नहीं बुलाया। तमाम देश के लोगों को बुलाया, मोदी जी को नहीं बुलाया। और मैं तो सुना विदेश मंत्री जी वहां लंबे समय से बैठे थे कि किसी तरीके से इनविटेशन मिल जाए। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे आप भारत सरकार के साथ हैं, नहीं, और अब तो आप उनकी गरिमा पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हम भारत सरकार मोदी जी को नहीं बुलाएंगे, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाएंगे, इसलिए हमें गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा। भारत की विदेश नीति, उसकी आलोचना करना हमारा अधिकार बनता है। अब मैं उस पर बात कर रहा हूं कि जयशंकर जी वहां पर बैठे रहे और प्रधानमंत्री जी को फिर भी नहीं बुलाया गया, और अंबानी जी वहां पर। तो क्या ये बात खुश होते हैं आप इससे? नहीं, मैं खुश नहीं होता हूं। मैं ये कह रहा हूं विदेश नीति की समीक्षा की जरूरत है। आपने भारत के हितों की बात की, मैं बात करना चाहता हूं। हाँ, आपने H1B वीजा की बात की, ये आज की बात थोड़ी ही है। ये तो जब ट्रंप साहब पहले थे, उन्होंने H1 वीजा के नियम कितने सख्त कर दिए, जिससे तमाम लोगों को उस समय परेशानी उठाना पड़ा। और जो वीजा लोग अप्लाई करते थे, उनका जो कैंसिलेशन का दर था वो भी बढ़ गया था। इसके अलावा क्या भारत इस बात को कभी भुला पाएगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के गर्दन को नीचा किया था, जब ईरानी बिजनेस को, व्यापार को लेकर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पर दबाव बनाया कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, नहीं तो हम आपके पेट्रोकेमिकल कंपनियों को बैन कर देंगे। और मोदी जी झुक गए। और मोदी जी ने क्या किया था 2019 में, उनके चुनाव प्रचार में गए, हाउडी मोदी। ओके, दो आपसे प्रश्न है। एक, जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं उनमें बड़ी संख्या इंडियंस की, और अभी ऋषिकेश जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। अब उन्होंने वायदा किया है चुनाव में, और एक नहीं 50 रैली में वायदा किया है कि इन सबको हम बाहर निकालेंगे। अब भारतीय हैं ज़्यादातर, दबाव आपकी पार्टी पे भी आएगा, समीर सिंह जी की पार्टी पे भी आएगा। भाई जो रह रहे हैं उनको तो रहने तो दो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। राहुल गांधी जी भी गए थे, राहुल गांधी जी वहां पे रह रहे लोगों की दुर्दशा भी देख कर आए थे। फिर वो घरौंडा जो हरियाणा में पड़ता है, उनके परिवार के लोगों के साथ आकर उन्होंने वहां उनकी बात भी कराई थी, और इस पर तो डंकी जैसी फिल्म भी बनी है। तो मोदी जी को अपनी विदेश नीति को समझना होगा, और जो हमारे भारतीय वहां पर रह रहे हैं उनके हितों का संरक्षण करना उनकी जिम्मेदारी है। मैं दिल्ली का रुख करता हूं। संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ मौजूद हैं, जाने माने एक्सपर्ट हैं फॉरेन और डिफेंस मामलों के। संजीव जी, शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ट्रंप अब राष्ट्रपति हैं, व्हाइट हाउस अब पर कंट्रोल उनका है। दुनिया में क्या बदलाव होंगे? मिडिल ईस्ट में क्या होगा? रूस और यूक्रेन का क्या होगा? चाइना और भारत के रिलेशनशिप कैसे होंगे? चाइना और अमेरिका के रिलेशनशिप कैसे होंगे? दुनिया में और अमेरिका में क्या बदलने जा रहा है? पहले तो ब्रजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने शो में मुझे बुलाया। और जैसा कि आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप के अनकन्वेंशनल सोच की वजह से उनसे पूरे विश्व में उनके ऊपर नजर है, और दुनिया की आपने बात पूछी है, तो मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपने विदेश नीति के विषयों पर भी विचार रखते हैं, जाहिर है कि वो अपने पूरे कैरियर और लाइफ में वो एक मूलतः बिजनेसमैन रहे, और उनका जो अप्रोच होता है वो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर वो अपने निर्णय लेते हैं। ट्रांजैक्शनल अप्रोच उनका होता है। जाहिर है कि अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति है, प्रखर राष्ट्रवादी तो वो है ही, साथ ही साथ बहुत ही एम्बिशियस लीडर है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की वो बातें करते हैं। अभी हाल के समय में आपने देखा होगा कि वो ग्रीनलैंड को और कनाडा को, पनामा को अपने टेरिटरी में मिलाने की वो बात करते हैं। तो इतने महत्वाकांक्षी सर, मैंने पहला राष्ट्रपति देखा जो एक संप्रभु राष्ट्र कनाडा से कह रहा है कि हम में शामिल हो जाओ, और कह रहा है ग्रीनलैंड खरीद लेंगे। इतना बोल्ड स्टेटमेंट और अनकन्वेंशनल और कूटनीति के खिलाफ है। इस तरह का स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। आपके मन में भी हो तो भी नहीं बोलना है। निसंदेह मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि ये किसी भी राष्ट्र की गरिमा, उसकी संप्रभुता, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के खिलाफ है। कनाडा जैसा एक बड़ा महान राष्ट्र है, और जाहिर है कि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का पार्ट है, तो ऐसे में इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। लेकिन जो बात मैं एम्फेसाइज कर रहा था कि वो उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, उनके गैर परंपरागत जो अनकन्वेंशनल अप्रोच है उनका, उसको दर्शाता है। और वो जाहिर है कि डील मेकिंग की बातें करते हैं, आर्ट ऑफ डील उन्होंने किताब भी लिखी है, और इस तरीके की वो पूरी डील्स का उनका इतिहास रहा है जो अपने बिजनेस वर्ल्ड में उन्होंने की है। तो ऐसे में जो उनका पूरा अप्रोच होगा वो डिफरेंट होगा। और इस संदर्भ में मैं अवश्य कहना चाहूंगा
कि उनका जो सबसे टॉप प्रायोरिटी डोमेस्टिक फ्रंट पे अगर देखें तो अमेरिका के जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अमेरिका की जनता फेस कर रही थी, हाई इन्फ्लेशन और जॉब मार्केट में जो अनेक चुनौतियां। ऋषिकेश अभी हमारे साथ जुड़े, ये करीब 22-25 दिन चुनाव के दौरान ऋषिकेश वहाँ थे, वाशिंगटन और फ्लोरिडा के बीच थे। ये हमें बता रहे थे कि वहाँ बेरोजगारी का मुद्दा और जो राष्ट्रीय कर्ज है वो मुद्दा, जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, स्पेशली जो कंट्री साइड यानी रूरल एरिया के जो अमेरिकन्स हैं, वाइट अमेरिकन्स, उनमें बड़ा नाराजगी थी बाइडेन के लिए। जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ऋषिकेश जी ने भी इस बात की जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे कैंपेन ट्रेल के दौरान वो फॉरगॉटन पीपल की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो रिच अमेरिकन्स हैं, जो ऐसे अमेरिकन जिनके पास संपन्नता है, उनको तो वहाँ की जो बाइडेन की सरकार है उनको उनके विषयों पे तो विचार करती थी, लेकिन जो पेरीफेरी पर लोग हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के प्रॉफिट्स को जिनके पास नहीं पहुंचे हैं, उनको वो एड्रेस करेंगे। और आपको याद होगा, आपके दर्शकों को याद होगा ब्रिजेश जी, कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने इसी तरीके के जो नारे के साथ एक सत्ता पाई थी, और जब वो सत्ता में आए थे तो वो यहाँ तक कि पेरिस क्लाइमेट डील से भी अमेरिका को उन्होंने बाहर कर दिया था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी अमेरिका को बाहर कर दिया था। और ये पेरिस एग्रीमेंट से अब फिर ये आ रहे हैं सत्ता में फिर वापस। जी, मेरा ऐसा मानना है कि वातावरण परिवर्तन के विषय पर उनका जो विचार है वो फिर से बहुत ही कंजर्वेटिव होगा, और ये इस बात की भी संभावना दिखाई देती है कि एक बार फिर से वो एक बोल्ड मूव लेते हुए अमेरिका को बहुत ही इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय वातावरण परिवर्तन संबंधी जो रिजीम्स है उससे वो बाहर कर सकते हैं। अब देखना होगा कि वो संजीव जी, मैं एक चीज देख रहा हूँ पॉलिसी को लेकर के आते हैं। नवंबर से जो मैं ट्रैक कर पाया, जितना भी पढ़ पाया या देख पाया, मैं ये पाता हूं कि कंफर्टेबल कोई नहीं है, कोई भी मुल्क कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। सब पता नहीं क्यों चौकन्ने हैं, अलर्ट हैं ट्रंप से इस बार। देखिए, ये बात सच है कि राष्ट्र उनको लेकर के अनेक तरीके की आशंकाओं से घिरे हुए हैं, और उनका जो जैसा कि अप्रोच रहता है कि वो अमेरिका के हितों को पहले रखेंगे, और ट्रांजैक्शनल है, जाहिर है कि वो अपने उनको क्या फायदा हो रहा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर चलने वाले नेता है। यहाँ तक कि नेटो के देशों को भी उन्होंने लगातार इस बात का दबाव बनाया है कि उनको अपने डिफेंस बजट का 2% कम से कम नेटो में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। साउथ कोरिया के ऊपर, जापान के ऊपर भी वो लगातार दबाव बनाने। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ प्लीज संजीव जी बने रहिएगा। हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इकोनॉमिक के मामलों के, बहुत आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर अजय प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ट्रंप मीन्स बिजनेस, ऐसा अमेरिका के लोग कहते हैं, ऐसा बड़े बड़े जो जियांट्स हैं, जो भी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, वो कहते हैं। आप क्या मानते हैं कि ट्रंप के आने से अमेरिका की आंतरिक अर्थव्यवस्था और अमेरिका की जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें किस प्रकार के परिवर्तन अपेक्षित हैं? थोड़ा सा एक परिप्रेक्ष्य में लेकर के जाऊंगा और वहाँ से बात को शुरू करता हूँ। अमेरिका ने हमेशा ही अपने आप को एक बड़ा देश बनाने की कोशिश की है, और वो तभी सिर्फ 250 सालों में एक बहुत बड़ा देश बन गया है। उसने हमेशा बिजनेस की बात करी है। अब स्थिति इस वक्त ये आ गई कि ट्रंप को ये कहना पड़ा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन अगर हम वही 2016 में जाते हैं तो देखते हैं कि हम भी मेक इन इंडिया कह रहे थे। ब्रिटेन जो है कह रहा था मैं ब्रेक्सिट पे जाऊंगा, तो वो ब्रेक्सिट पे गया, वो भी अलग हो गया यूरोप के साथ। इसी तरीके से चाइना ने अपने आप को किसी और के साथ नहीं खोला, रशिया ने किसी और के साथ अपने आप को नहीं खोला। सारे के सारे देश जो हैं वो अपने आप को किसी तरीके से चाह रहे थे कि हम सबसे ज़्यादा आर्थिक संपत्ति जो है अर्जित कर लें। और आज इस चीज़ को खुल करके ट्रंप कह रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जितना व्यापार उनका इस वक्त चाइना से हो रहा है, बाकी देशों से हो रहा है, उसमें उनको काफ़ी नेट लॉस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ नेट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ट्रंप अपने आप में एक हार्ड कोर बिजनेस इंडिविजुअल रहे हैं। वो जानते हैं कि हम किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर दिया। लोगों के दिलों को जीतने के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू था, जो इन्फ्लेशन का इशू था, उसको उन्होंने बहुत स्ट्रांगली एक ही नारे में जो है रखा, और उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसी के ये अलग अलग आयाम हैं जिसके ऊपर अभी तक आप सभी लोग बात कर रहे थे, जिसमें एक है H1B वीज़ा। तो वो कहते हैं H1B वीज़ा को हम स्ट्रिंजेंट करेंगे। इसके मतलब अब शायद इंडस्ट्री बदल रही है। वो ये चाहते हैं जिस एरिया की इंडस्ट्री में मैं चाहता हूं मैं उसी में लेके आऊं। इलीगल माइग्रेंट्स,
जब इलीगल माइग्रेंट्स हैं तो अमेरिका तो हमेशा इनोवेशन से ही बना है। तो वो लोग जो उस फायदे को लेने के लिए चले आए थे वो इलीगल माइग्रेंट्स थे। तो अंदर के वो सारे लोग जिन्होंने ट्रंप को इस वक्त वोट दिया है वो ये चाहते हैं कि हम सिर्फ उसी व्यक्ति को रखें जो अमेरिका में इस इनोवेशन की पॉलिसी को आगे बढ़ा सके। और ये मुझे एक हैरानी तब होती है जब मैं देखता हूँ इंडियन ओरिजिन्स का बड़ा वहाँ पर रुतबा है। इनके जो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं उनकी पत्नी भी इंडियन मूल की हैं। मैंने देखा CIA के डायरेक्टर भी मूल के हैं और भी कई मैंने इंपॉर्टेंट लोगों को देखा वो ट्रंप कैबिनेट में, वो सब भारतीय मूल के हैं। विवेक रामास्वामी जी वो सबसे ज्यादा भारतीयों का वहां पे विरोध कर रहे हैं कि ये फालतू घुसा है, जबकि खुद भी भाई साहब गए हैं, लेकिन अब ये जम गए तो सोचते हैं दूसरे वाले भाग जाएं। बिल्कुल ये तो गलत अप्रोच है भाई। नहीं, इस पे मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो कंट्री है अमेरिका, इसमें अगर आप किसी भी इंडिविजुअल से बात कर लिए जो यहां से जाता है और 5 साल या 10 साल वहां रह लेता है, उसके बाद जब आप उससे बात करेंगे तो वो कहेगा कि हम अमेरिकन हैं। वहां के ऊपर वो जो एक इंटरेस्ट है जो वो क्रिएट करते हैं अपने प्राइड फील कराते हैं, एक प्राइड फील कराते हैं। वो कहते हैं तुम इस कंट्री के हो और कहते हैं इस कंट्री के लिए जो कुछ कर सकते हो। तो वो हर व्यक्ति वहां पे जो रह रहा होता है। विवेक रामास्वामी का व्यवहार देख के हतप्रभ हूं। भैया तुम्हारा नाम भी भारतीय है, तुम मूल भारत के हो और तुम सबसे ज्यादा अगर कोई झंडा उठाए हुए है अवैध प्रवासियों के खिलाफ तो वो रामास्वामी ही है। अब वो भी उसी के तहत उस आदमी के पास चले तो एक जहाज में भर के सबको भेज दे, वापिस ले आए, भेज दे यहाँ पे। गजब ही है तो हट के नहीं बोल पा। भारत को शायद करना ये पड़ेगा इसमें, हमारे पास हमको इस तरीके की इंडस्ट्री तैयार करनी पड़ेगी, इनोवेशन तैयार करना पड़ेगी और एजुकेशन तैयार करनी पड़ेगी जो आज अमेरिका की जरूरत है। तो अमेरिका उन सबके लिए H1B देगा। ऐसा नहीं है कि अभी भी हमारे साथ के जानकारों ने अभी टेस्ला में अभी नौकरियां ज्वाइन करी हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं अभी। तो भाई अब तो एलन मस्क की सरकार है, जिस तरह का उनका रिलेशन है। आज तो मैं वीडियो देख रहा था कल रात की डिनर पार्टी वाला, तो गजब बॉन्डिंग है मस्क और ट्रंप के बीच। अब तो जो चाहेगे मस्क वो होगा, तो वो होगा। मतलब मेरा कहना यही है कि तो गजब स्टेटस है भाई। वो इनोवेशन के तहत जो जरूरत है अमेरिका की, अगर हम वो बना देंगे तो वो हमारे यहाँ से H1B को बहुत। वीरेंद्र जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। तो बताइए, आज से ट्रंप राष्ट्रपति हैं और लोग कह रहे हैं कि जो पहले दिन वो फैसला करेंगे, फर्स्ट 24 आवर्स बहुत क्रूशियल होने वाला है। आप क्या आकलन करते हैं? जो है इस बार ज्यादा ताकत के साथ सत्ता में आए हैं और वो ज्यादा बड़े फैसले करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और वो एक मजबूत राष्ट्रपति इसलिए बने क्योंकि उनको देश की जनता ने उनको पसंद किया है। डोनाल्ड ट्रंप से दुनिया को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, परिवर्तन की उम्मीदें हैं, खासतौर से जहां युद्ध चल रहे हैं, रसिया यूक्रेन का मामला है, इजराइल हमास का है। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप 34 मामलों में खुद फंसे हुए हैं, उनके ऊपर मुकदमा था जिसमें उनको दोषी बताया जूरी ने, लेकिन वो इतने हिम्मती हैं कि उन्होंने कहा ये सब भ्रष्टाचार करके बैठे हैं, इन्होंने घूस लेकर फैसला दिया है, इस फैसले को मैं नहीं मानता। और 5 नवंबर को ये दुनिया देखेगी कि किसके हक में खड़ी है। उनका चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आया। ब्रजेश जी, ट्रंप लगभग 78 साल के हो गए हैं और उनकी ऊर्जा जिस तरह की है वो बहुत दिनों बाद किसी ऐसे दुनिया के नेता में दिखाई पड़ती है जो इतना कड़क हो। और जिस तरह से वो अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, आज रात 11:30 बजे के लगभग उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा भारतीय समय अनुसार। अमेरिका में तो खैर 12 बज रहा होगा दिन का, लेकिन अभी इससे पहले आग की चुनौतियों से अमेरिका जूझा है और आज वहां पर अत्यधिक बर्फ गिर रही है, बर्फीले तूफान की भी आशंका है और लोगों से कहा गया है कि शपथ ग्रहण के लिए बाहर न निकलें। लेकिन इसके इतर दुनिया पर कितनी बर्फ गिरेगी और कितनी आग लगेगी ये आने वाले 4 साल में तय होगा। यानी कि 2029 तक का जो समय है इस पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा आने वाला 4 साल। और इस 4 साल में लोगों की अर्थव्यवस्था, महंगाई, तेल, तमाम सारे उद्योग कहां जाकर टिकेंगे ये देखना होगा। इसका आकलन जो लोग बैठे हैं जानकार
वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। हम ये मानते हैं कि भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे नेता साबित होंगे और वो पहले भी इंडिया का दौरा कर चुके हैं और तब एफडीआई विदेशी निवेश को लेकर उन्होंने काफी बड़े वादे किए थे और इस बार जब वो आए हैं तो भारत के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़े और सुखद समाचार मिले, खासतौर से तेल के क्षेत्र में और एक्सपोर्ट के सेक्टर में और जो बड़ी हमारी केमिकल की फैक्ट्रियां हैं और आईटी सेक्टर है। ये सब बहुत बड़े मायने रखते हैं क्योंकि इस देश के बहुत बड़ी संख्या में युवा वहां जाता है। अब ब्रजेश जी, हवाई जहाज से जाने में 15-17 घंटा लग जाता है अमेरिका और यहाँ का आदमी वहां पहुंच के अवैध घुस गया, सोचो कितना महीना पहुंचा हुए रास्ता। अरे मैक्सिको वाला रूट है ना, बड़ा डेंजरस है। मैंने तो पढ़ा ही है, बल्कि मतलब मेरा तो कोई अनुभव नहीं है, पढ़ा ही है, बहुत डेंजरस है। वैसे ये हर देश की समस्या है कि उनके यहाँ अवैध अगल बगल के देशों के लोग रहते हैं। भारत, अमेरिका की आबादी 34 करोड़ तो है, भारत में तो 32 करोड़ करीब अमेरिका की आबादी है। इतना तो भारत में देवता है अकेले 33 करोड़ और 150 करोड़ के लगभग तो आबादी है। तो अगर अमेरिका तक पहुंच गए इधर उधर से, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो रक्षा सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर, इससे डोनाल्ड ट्रंप के आने से मजबूती मिलेगी, हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं। जब युद्ध समाप्त होंगे दुनिया में तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी और भारत का व्यापार भी मजबूत होगा। ट्रंप डॉलर को मजबूत करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, और रुपया तब कमजोर हो जाएगा क्योंकि हमको सामान खरीदने पे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा और उसका असर फिर घरेलू महंगाई पर आता है। तो स्वाभाविक है कि महंगाई आने वाले 4 साल में लंबी छलांग लगाएगी, इसके लिए लोग तैयार रहे। और जहां तक वीजा की बात है जी, वीजा के हम तो इतना जानते हैं कि H1 और H2 H3 से मतलब नहीं, हम तो वीजा कठिन होगा, इतना जानकारी मिली है आज। तो वाशिंगटन जी में एक और बर्फ पड़ रही है और दूसरी ओर दुनिया में कुछ नई चिंताएं घेरे हुए हैं। अब वो ट्रंप के आने के बाद उनका प्रशासन कितना सख्त होगा। अमेरिका की सीमा को वो कह रहे हैं कि हम वहां पर इमरजेंसी लगाएंगे। अपने देश की सीमा की सुरक्षा करने में कोई बुराई नहीं है, वो उनका अधिकार है, लेकिन अवैध लोग जब निकाले जाएंगे तो कितनी संख्या में किस देश के लोग होंगे, ये एक बड़ा सवाल बनेगा। जी वीरेन जी, बहुत सारे लोगों ने वहां अपना घर बना लिया है। वैसे बताया जाता है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रपति को भी शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया है। तो ट्रंप 78 साल के हैं लेकिन ऊर्जा से भरे हैं और बाइडेन तो भूल जाते थे बहुत सारी चीजें। बाइडेन ने भारत के साथ वो गर्मजोशी नहीं दिखाई जो ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में दिखाई थी। हम लोग उम्मीद करेंगे कि ट्रंप का कार्यकाल भारत के लिए बेहतर हो, क्योंकि जो लोग चालाकी करते हैं वो बहुत देर तक कायम नहीं रह पाते। जो लोग आपसी सामंजस्य से, प्रेम से दिलों को जीत कर आगे बढ़ते हैं वो लंबे समय तक राज करते हैं और देशों के बीच रिश्तों में भी यही बात बहुत मायने रखती है। जी वीरेन जी, जी फिलहाल फिराक गोरखपुरी साहब जो है वो उन्होंने अमेरिका पे एक कविता लिखी थी, डॉलर देश। फिराक गोरखपुरी पता नहीं गए थे कि नहीं, लेकिन उन्होंने लिखी थी। तो सुनिएगा कि दुनिया भर का सट्टा बट्टा और दुनिया भर के से व्यापार भी है और दुनिया भर में है क्या भाव, दुनिया पर उपकार भी है और सबके हक का चिंतक भी है, आजादी का ठेकेदार भी है और इस सेवा भाव के सदके में दुनिया का बंटाधार भी है।
और हम डॉलर देश को देख आए, हम डॉलर देश को देख आए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों। इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, इनके दूसरे कार्यकाल में भारत को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पीटीआई के स्पेशल डिप्लोमेटिक करस्पॉन्डेंट ऋषिकेश कुमार मेरे साथ मौजूद हैं और इनका बड़ा लंबा अनुभव है अमेरिकन पॉलिटिक्स कवर करने का और अमेरिकन इलेक्शन कवर करने का। ऋषिकेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत को किन परिप्रेक्ष्य में और किन चुनौतियों के लिए आने वाले समय में तैयार रहना होगा, सवाल नंबर 1। और दूसरा, चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, उस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज, इस पर भी थोड़ी आप रोशनी डालें। देखिए, जिस तरीके से ट्रंप ने अब तक अपनी बातें कही हैं, उसमें एक तो बात निश्चित है कि अमेरिकन हित, अगर अमेरिकन हित की प्रायोरिटी दी जा रही है तो भारत को कुछ मुद्दों पे जो नुकसान होगा उसमें सबसे बड़ा है, भारत चाहता था कि भारत के अंदर में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मजबूत हो। डिफेंस को लेकर के स्पेशल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो मिले। बहुत मुमकिन है कि ट्रंप यहाँ पे आनाकानी करे या बहुत स्ट्रांग निगोशिएशन करें। आप शुरुआत अगर देखते हैं ट्रंप का, तो जब टिकटॉक को बैन किया गया वहाँ पे ट्रंप ने आने से पहले ही कहा कि 90 दिनों की मोहलत दी जाए। 90 दिनों की मोहलत के पीछे जो बातें कही जा रही है कि बहुत संभव है कि अमेरिका चाहता है कि टिकटॉक में हिस्सेदारी हो अमेरिकन कंपनी की, और दूसरी बात जो एलन मस्क हैं उनकी कंपनी जो एक्स है, जो ट्विटर जिसके बारे में कहा जाता है, उसकी चीन में एंट्री हो। तो आने से पहले जिस तरीके से ग्लोबल स्टेज पे वो निगोशिएशन दिखा रहे हैं, बहुत श्रुत तरीके से दिखा रहे हैं, बहुत चालाक तरीके से अमेरिकन हित को ध्यान में रखते हुए। वो तो मुझे डील करते दिखे, बोले आओ 50-50 कर लेते हैं, 50% तुम बेच दो और 50 अपने पास रख लो। मतलब एक राष्ट्रपति को डील करते हैं हमने पहली बार देखा। अप्रिशिएट भाई। और एक्स की एंट्री भी वो करवाए, और वो चाहते हैं कि एक्स की एंट्री भी होगी चाइना में। तो भारत के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो उम्मीदें हैं वहाँ पे एक निश्चित तौर पर एक झटका लग सकता है। हालांकि हम उसके लिए तैयार हैं कि हम अमेरिका को क्या देंगे और अमेरिका से हम क्या पाएंगे, यहाँ पे ये निश्चित तौर पर होगा। दूसरी बात, जो H1B वीज़ा को लेकर के भारत सरकार बहुत चिंतित नहीं है उसको लेकर के, क्योंकि जो लीगल तरीके से वहाँ हम जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, हमारे जो IT सेक्टर के लोग हैं या फार्मा के लोग हैं, उसकी एंट्री बहुत मुमकिन है कि कुछ उस पर बहुत पाबंदी नहीं लगेगी, क्योंकि ट्रंप नहीं चाहेंगे कि अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसको किसी तरीके से नुकसान हो। तो भारत सरकार में बहुत चिंताएं नहीं दिखी है। तो इससे समझ में आता है कि बातचीत पहले क्या भी हो रही है। तो यहाँ पे चाइना के साथ ट्रंप थोड़ा पींगे बढ़ाते दिखे, सी जिनपिंग को कॉल करना और अमेरिका और चाइना के लिए थोड़ा सा फेवर वाले स्टेटमेंट जारी करना, थोड़ा दिखाता है कि वो एक अच्छा रिलेशन चाहते हैं चीन के साथ। हमारे ऊपर कोई उस इंटरेस्ट में फर्क पड़ेगा, हमारे मतलब भारत के? देखिए, ये ऊपरी तौर पे जो दिखा है कि चाइना में शी जिनपिंग को उन्होंने कहा कि शी इज़ माय फ्रेंड, वो उनका दोस्त उनको दिख रहा है। लेकिन इसका जो एक दूसरा पहलू देखेंगे, ठीक है, चाइना के साथ रिलेशन अमेरिका बिगाड़ के नहीं रख सकता, उसका बहुत बड़ा ट्रेड है चाइना के साथ, टेक्नोलॉजी में एक साझेदारी है बहुत चीज़ों में। और टिकटॉक का जो रोल है, अगर टिकटॉक एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ट्रंप के कैंपेन को बहुत स्ट्रांगली लोगों तक पहुंचाने में टिकटॉक का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ट्रंप इस बात को समझते हैं। तो चाइना के जो टेक्नोलॉजी जो भी है उसको वो रोक नहीं सकते हैं, बस निगोशिएशन होगा। कुछ देर पहले ग्रीनलैंड की आप बात कर रहे थे, जब ग्रीनलैंड को अपने में शामिल करने की बात करते हैं तो दरअसल वो चाइना को काउंटर करने की कोशिश है। ग्रीनलैंड में चाइना ने जो रेयर अर्थ मटेरियल है, जो बहुत अगर आप कहें कि लैपटॉप बनाने में या ईवी जो व्हीकल है वो बनाने में, ऑटोमेटिक जो भी चीज़ें हैं बनाने में, वहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट है ग्रीनलैंड में। चाइना ने बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करी है। इसके अलावा भी इंफ्रा में वहाँ पे चाइना का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो जब ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो वो डेनमार्क को काउंटर नहीं कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं चाइना को। इसी तरीके से आप देखें, जब चाइना के साथ जब कहते हैं, आपने ऊपरी तौर पर दिख रहा है कि चाइना के वो क्लोज जा रहे हैं, उस क्लोजनेस में बहुत चीजें वो बदले में चाहते हैं। बदले में यह भी होगा कि इंडो पैसिफिक में अगर इंडिया का प्रभुत्व रहा है इंडियन ओशन रीजन में, लेकिन अगर वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट में भारत को किसी एक लेवल के आगे चले गए
तो उससे इंडियन इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट होगा, मैं ये कहना चाहता हूं। बिल्कुल, देखिए अनप्रिडिक्टेबल है, कोई कह नहीं सकता कि ट्रम्प क्या करेंगे, लेकिन एक जो डिप्लोमेसी के तहत जो चीजें हैं उसमें ये सरसरी तौर पे नजर आता है कि अमेरिकन हित प्रायोरिटी में होगा, लेकिन इंडिया को नुकसान करके वो आगे बढ़े। यहाँ पे बांग्लादेश का उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। बांग्लादेश को लेकर के जिस तरीके से ट्रंप ने अपने बयान दिए हैं वो काफी कुछ है कि भारत के हित को ध्यान रखेंगे। हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा, मैं डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। डॉक्टर समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जिन चुनौतियों का जिक्र अभी हमारे एक्सपर्ट ने समीर जी किया, क्या उन चिंताओं पर भारत सरकार का ध्यान है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले भी कहा है कि 2014 से लेके अब तक 24 तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों से जो हमारी चुनौतियां थी उनको भारत सरकार ने बहुत ठीक से हैंडल किया है और हमें उसमें सफलता मिली है, कहीं हमें विफलता नहीं मिली है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आप समय का इंतजार करिए। हमें लगता है कि पिछला जो कार्यकाल था डोनाल्ड ट्रंप का, और जिस प्रकार से उन्होंने हमको अप्रिसिएट किया है हमारी सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री तो देश का प्रधानमंत्री होता है, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि कहीं हमको इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझना नहीं पड़ेगा जिस आशंका को आप कह रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ एक और मैं कहूँगा, अभी हमारे कांग्रेस के साथी जो विषय रख रहे थे, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इनको अपने विचार में परिवर्तन लाना चाहिए। जब देश की बात होती है तो उसमें छोटी छोटी राजनीतियों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अब देखिए कितने खुश हो रहे थे कि साहब उन्होंने मोदी जी को नहीं बुलाया। अरे किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया ये उनका देश, उनके राष्ट्रपति तय करते हैं। कौन सा 2014 के पहले जो हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष अमेरिका जाते थे और विदेश मंत्री जाते थे, उनकी तलाशियां ली जाती थी। उन परिस्थितियों को सोचिए ना, 14 के बाद मोदी जी ने कहां से कहां तक पहुंचाया। और इनमें इनका दोष भी नहीं है। इनके नेता जब दुनिया के देशों में जाते हैं तो वहां भी बैठ के भारत का अपमान करते हैं। तो अगर आज ये इस मौके पर बैठे हैं चैनल पर, तो प्रधानमंत्री का अपमान न करें, विदेश मंत्री का अपमान न करें, भारत का अपमान न करें, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा ब्रजेश जी, बस 10 सेकेंड में कंप्लीट करें, कि भारत अच्छे हाथों में है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। और पूरी दुनिया का हर अर्थशास्त्री, हर साइंटिस्ट, हर रक्षा विशेषज्ञ मानता है कि भारत की रक्षा नीति, भारत की विदेश नीति, भारत की आर्थिक नीति सब अच्छे से चल रही है और दुनिया के अंदर देश स्थापित। थैंक यू सर। देखिए, 100 सेकंड है सर आपके पास। मैंने पहले कहा समय का पालन नीति में हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, लेकिन जो उनकी गलत नीतियां होंगी उसकी आलोचना करना भी विपक्ष का धर्म है। अब आपको मैं बताऊं, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, किसको नहीं याद है कोरोना काल में हुआ। इसके बावजूद इतनी सख्ती उन्होंने की, जीएसपी लिस्ट से बाहर कर दिया भारत को, स्टील पर 25%, एल्युमिनियम पर 10% का टैक्स लगाया, जिसके कारण भारत का जो निर्यात था स्टील का वो 46% घट गया था। तो क्या इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए? मैं मोदी जी की विदेश नीति की आलोचना कर रहा हूं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना फ्रेंड बोला, नतीजा क्या हुआ? उन्होंने अच्छा, एक चीज से तो फायदा मिल सकता है, एक चीज से फायदा मिलेगा। ये पूरा उन्होंने लास्ट टाइम कैंपेन किया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो इस बार अब थोड़ा सा तो फायदा मिलेगा। इस बार नहीं बुलाया। अरे पुराना एहसान है, दोस्त याद रखेगा। इसीलिए उन्होंने इस बार कैंपेन में बुलाया नहीं। मैं एक बार विदेश नीति पर बात कर लूं। डोनाल्ड ट्रंप ने सख्ती की, इन्होंने सी जिनपिंग के साथ झूला झूला, उन्होंने भारत की जमीन पर कब्जा किया, इन्होंने पाकिस्तान के साथ पेंगे बढ़ाई, नतीजा हमारे उड़ी और पठानकोट जैसे तमाम हमले हुए। इन्होंने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहां जहां जाकर, थोड़ा वक्त कम है, आज सहयोग करें। संजीव श्रीवास्तव जी, संजीव जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, मैं आपके सामने समझना चाहता हूं, इमीडिएट भारत के सामने जो चैलेंजेस हैं, हमें किस तरह की डिप्लोमेटिक सावधानियों की आवश्यकता है? देखिए ब्रिजेश जी, पहले मैं भारत और अमेरिका के संबंधों के संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो बहुत बेसिक बात है, कि भारत और अमेरिका की जो आज कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो लगातार सशक्त और मजबूत हो रही है। और ये जो हमारी पार्टनरशिप है, ये विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। ये सिर्फ 2 सरकारों के संबंध नहीं है, बल्कि 2 लोकतंत्रों के बीच के संबंध है। और ये हमारे जाहिर है कि जो पार्टनरशिप है हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। डोनाल्ड ट्रंप भले से ही ट्रांजैक्शनल हो सकते हैं, वो भले से ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर चलने वाले शख्स हो सकते हैं, लेकिन वो भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करने का जोखिम नहीं ले सकते।
क्योंकि यदि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का विजन हासिल करना चाहते हैं, वो यदि अमेरिका के भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, यदि वो अमेरिका के भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं और अमेरिका के जो ग्लोबल इंटरेस्ट को भी अगर बचाए रखना चाहते हैं, तो उसमें भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र की भूमिका अपरिहार्य होगी, महत्वपूर्ण होगी। और आप अमेरिका के बहुत कई सारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को आपने सुना होगा कि वो ये कहते हैं, लगातार इस बात को कहते हैं कि भारत का जो उत्थान है, जो भारत का विकास है, वो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में है, ये सभी कहते हैं। और भारत और अमेरिका के संबंधों को अमेरिका में बाई पार्टीजान सपोर्ट हासिल है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या आप ये सजेस्ट करेंगे कि इस बार बहुत ही सावधानी के साथ एक एक कदम फूंक कर हमें अपनी अमेरिकन डिप्लोमेसी, अमेरिकन पॉलिसीज पर चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि जिनको वह राष्ट्रपति बनाया गया है अमेरिका में, वो थोड़ा सा स्थिर विचारों के व्यक्ति नहीं है? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप डील मेकिंग कर सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म की जो डील मेकिंग है वो जरूर कर सकते हैं, और अब पूरे जीवन में उन्होंने डील्स की हैं। जाहिर है कि चाइना के साथ भी वो एंगेज करना चाहेंगे, यहां तक कि अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनसे 2 बार मुलाकातें की थी। लेकिन उसका आशय ये नहीं है कि वो अमेरिका के किस इंटरेस्ट को किसी तरीके से नीचा दिखाएंगे, या अमेरिका का जो ग्लोबल जो एक उसकी जो सोच है उसमें वो कोई समझौता करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि उनके दौरान भी अमेरिका की जो एक स्ट्रांग सोच है वो आगे बढ़ेगी। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नेक्स्ट 24 आवर्स इस पे क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने देखा आज मैं पढ़ रहा था इस पे, सब कह रहे थे 24 घंटे में ट्रंप क्या करने वाले हैं, हमारी पहली नजर इस पर होगी। देखिए तो क्या कर सकते हैं? बड़ा सिंपल है। जहां से आपने जो भाषण के खास अंश रखे थे वही चुन कर लाया हूं सर। हाँ, वो बिल्कुल जो चुन के लाए हैं वही है। उसमें सबसे पहले कहते हैं इन्वेजन ऑफ बॉर्डर्स खत्म करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, अपने वो वापस रिक्लेम करना चाहते हैं। क्या चीज? रिक्लेमेशन ऑफ देयर ओन वेल्थ। किस तरीके से किस किस चीज में वो उस वेल्थ को समझते हैं, वो चाहते हैं वापस आ जाए, अगर कहीं और चली गई है तो आ जाए। तीसरा वो कहते हैं अनलॉकिंग द लिक्विड गोल्ड, माने अब वो पूरी तरह से जो तेल है उसको दोबारा से चाहते हैं, जो खासतौर पर समुद्री क्षेत्र में पूरे अमेरिका में तेल की जो ड्रिलिंग होनी है वो अलाउ कर देंगे, वो अलाउ करेंगे। दैट इज लिक्विड गोल्ड। और क्या लिक्विड गोल्ड? जिसके माने वो जो आपकी एक था कि पेरिस एग्रीमेंट का क्या होगा और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या होगा, वो एक बहुत बड़ा मेजर ड्राइवर है कि शायद वो उस तरफ ना जाए, उनका इंटरेस्ट उसमें पार्टिसिपेट करने में ना हो, क्योंकि यही उनके लिए ज्यादा बड़ा गोल है। मैंने और देखी, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कोई बहुत बड़े सपोर्टर नहीं है। उनका कहना है ये देखो ये सब इकोनॉमी खत्म करेगा। तो अगर वो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली, बट नेचुरल है कि वो इंडस्ट्री थोड़ा सा तो ऑयल और इक्विवेलेंस आज भी हम लोग बैटरी के दामों में देखते हैं। लिक्विड गोल्ड वर्ड इस्तेमाल किया, लिक्विड गोल्ड इज व्हाट ही सेज। और वो फिर कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, वो आंतरिक स्थिति पे कहते हैं कि हम वहां पे कंट्रोल कर लेंगे। तो ये 24 घंटे जो आप पूछ रहे हैं वो इसी का सार है। इसी से रिलेटेड वो जो 69 या 59 जो अपने ऑर्डर्स लाने वाले हैं वो इसी चीज तो अभी हमें उन्हें सावधानी से देखना चाहिए क्या कर रहे हैं। हमें शायद आज एक दिन ही नहीं बल्कि अभी 2 महीने 3 महीने भी देखना चाहिए, क्योंकि आज के हो सकता है जो चीजें वो कह रहे हैं वो तो स्टेटमेंट्स हो, लेकिन 2-3 महीने में वो किस तरीके से उन स्टेटमेंट्स को सार्थक करते हैं, सामने लाते हैं, कैसे दिखाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट। प्रेशर तो उन पर भी होगा ना, इतना बड़ा मैंडेट पाए हैं, ऐसे ऐसे वायदे किए हैं। कोई हम लोग के कोई ऐसा थोड़ी कि यहाँ कुछ भी कह के निकल जाओ, कुछ नहीं। अमेरिकन तो बड़े हार्ड होते हैं इस मामले में। वो प्रेशर भी है और शायद वादा किया तो करना पड़ेगा। वो भी करना पड़ेगा, भाग नहीं सकते। उनको अपनी शायद फैमिली को भी अगला पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में लेकर के आना, वो भी एक उनके लिए काफी मेजर इशू है जो मुझे दिखाई देता है। मुझे लगता है अपनी बेटी को उन्होंने इस बार थोड़ा साइडलाइन किया हुआ है। ये सब तो अभी छोटे समय में दिखाई दे रहा है, लंबे समय चलिए आगे चर्चा करेंगे कभी मौका मिला तो। बहुत शुक्रिया आप सभी का, इस कार्यक्रम में अपने अपने शानदार विचार आप सबने प्रस्तुत किया। और बहनों भाइयों आप सबका शुक्रिया। थोड़ी देर में हम आपको वाशिंगटन डीसी से सीधा लाइव प्रसारण दिखाएंगे। 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड जे ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।